going live. Okay, you are live. Okay, now fine. मुझे उम्मीद है कि अब सब कुछ जो है सही ढंग से चल रहा होगा और मैं सही ढंग से आप लोग को दिखाई और सुनाई दे रहा हूँगा। कहीं कोई दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए। मैं ऐसा मान करके चलूँ कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, दैट्स गुड। तो अब आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। टॉपिक जो आज का हमारा वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। अभी मैं देख रहा था कि लखनऊ में किस तरह से जो है बवाल चल रहे हैं और उसके बाद से मुझे अचानक से लगने लगा कि ये तो अगर हालात ऐसे रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो मुझे ये लगा कि बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी की ज़रूरत है और वो शायद मेरा कर्तव्य भी बनता है कि मैं आगे बढ़ करके जो है आप लोगों से जो है इस मुद्दे पर बात भी करूं। तो यही एक इशू लेकर के मैं आप लोग के सामने आना चाह रहा था कि किस तरह से जो है मैं इस पर बात करूं। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन है जो पूरा का पूरा मेरा बात करने का फॉर्मेट होगा वो सिविल सर्विसेज को सामने रख करके जो लोग आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए होगा, इंफॉर्मेटिव होगा और साथ में ऐसे भ्रम को भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा जो कि समस्या पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इतना सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अभी ज्ञान प्रकाश सिंह जी जो है हमारे साथ हैं। तो गुड इवनिंग ज्ञान, गुड इवनिंग रस बहादुर। आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन ये भी है कि आप लोग जो है औरों को भी जो है अपने स्टेटस वगैरह जो बता दीजिए। करीबन 1 घंटे का ये जो है पूरा टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरी तरह से जो है ये आईएएस मेंस, आईएएस प्रीलिम्स या किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल नया फॉर्मेट है मेरे लिए, तो मुझे भी चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, लेकिन चलिए देखते हैं कि इसमें जो है हम लोग क्या समझते हैं। अगर बात करें कि जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के ये समस्याएं हुई हैं तो कई जगहों पर इसे अभी भी जो है कैब के रूप में ही पढ़ा जा रहा है। बट अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो अब इसको कैब नहीं बोल करके इसको का बोला जाना चाहिए, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो है इसको स्वीकृति पहले से ही जो है प्राप्त हो चुकी है। ठीक है ना। तो एक बार प्रेसिडेंट की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद जो है कोई भी बिल जो होता है वह एक्ट के रूप में बदल जाता है। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में कहूं तो जो विधेयक था पहले, विधेयक अब किस रूप में आपको दिखाई देगा? विधेयक अब आपको जो है राष्ट्रपति की सहमति के बाद, अगर मैं बात करूं हिंदी में, तो अधिनियम के रूप में बदल चुका है। तो ये एक अधिनियम के रूप में हमारे सामने है। क्या इसकी खास बातें हैं? अगर हम कभी भी नागरिकता संशोधन अधिनियम को पढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ बातें जो है नागरिकता से संबंधित जो है बिल्कुल क्लियर अपने दिल दिमाग में बसा लेनी चाहिए कि नागरिकता क्या है। तो अगर मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करूं कि नागरिकता क्या है, तो नागरिकता को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि कोई भी अगर एक देश है ना, आप ऐसे ले लीजिए कि एक देश है, इस देश में कुछ लोग रहने वाले हैं। तो अगर एक देश में कुछ लोग रहने वाले हैं तो उनको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो होते हैं जो देश के नागरिक होते हैं, दूसरे वे होते हैं जो विदेशी होते हैं, तीसरे वो होंगे जो कि शरणार्थी होंगे, चौथे वो होंगे जो अवैध प्रवासी होंगे। तो ये तो जो है कुछ खास जो है अगर हम कहें तो ये 4 तरीके से लोगों को हम बांट सकते हैं। 5वां एक वर्ग जो मैं अब चर्चा करता हूं उन लोगों का है जो लोग कि राज्य विहीन या स्टेट लेस कहे जा सकते हैं। तो ये वास्तव में जो है 4-5 प्रकार के लोग होते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण नागरिक होता है। नागरिक कौन होता है? जो किसी देश की राजनीतिक क्रियाविधियों में भागीदारी रखता है, वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है राजनीतिक प्रक्रियाओं में, चाहे वो वोटिंग के जरिए करे, चाहे इलेक्शन लड़ने का जो है ताकत रखता हो। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं में जो लोग भागीदार होते हैं वही नागरिक कहलाते हैं। देश के प्रति नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं और
उनके कुछ अधिकार भी होते हैं। विदेशी वो होते हैं कि जो किसी अन्य देश के तो नागरिक हैं, लेकिन किसी और देश में वो किसी काम की वजह से गए हैं, घूमने के लिए गए हैं, और ये ऐसा करने के लिए उनके पास जो है पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीज़ा होता है, अपना पासपोर्ट वगैरह रखते हैं और अनुमति लेकर के किसी देश में जाते हैं। बजरंगी भाईजान की तरह जो है सुरंग पार करके नहीं जाते। अगर मैं बात करूं कि शरणार्थी कौन से लोग हैं, तो शरणार्थियों के बारे में बात करते समय मैं कह सकता हूं कि जैसे किसी एक मुल्क में जो है बहुत सारी जो है समस्याएं पैदा हुई हों, तो उन सारी समस्याओं को लेकर के फिर वो क्या करते हैं कि वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी और देश में चले जाते हैं। तो किसी और देश में जब वो जाते हैं तो वो दो तरीके से शरणार्थी हो सकते हैं। एक तो वो तब जो है जाते हैं कि जब वह देश उनके लिए अपनी सीमाएं खोल देता है और उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। जैसे कि 1971 के अगर दौर में हम देखें कि जब जो है बांग्लादेश आज़ाद नहीं हुआ था और पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जो है जुल्म की इंतहा थी, तो ऐसे समय में जो है पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भाग करके जो है आसाम, त्रिपुरा ऐसे जगहों पर आए थे जिनकी बॉर्डर जो है वो पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ये लोग शरणार्थी होते हैं। कई बार शरणार्थी इस तरह से भी होते हैं कि उन्हें दूसरे देश का वीज़ा नहीं मिला होता है, दूसरे देश के उन्हें अपने बॉर्डर नहीं खोले होते हैं, लेकिन वो जो है फिर भी जो है मौका देख करके गलत तरीके से दूसरे देश में छिप करके रहना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को कई बार शरणार्थी भी माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी देश में हैं और उस देश में जो है अगर आपके पास आने के लिए सरकार की इजाज़त नहीं है, अनुमति नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अवैध प्रवासी कहलाते हैं। और पांचवा राज्य विहीन लोग हैं। राज्य विहीन लोग क्या हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे समुदाय भी हैं जिनको किसी भी देश की नागरिकता नहीं प्राप्त है। जैसे रोहिंग्यास के लिए अगर हम बात करें तो रोहिंग्यास की मूल प्रॉब्लम जो है, जो उनका मूलभूत समस्या वो ये है कि उनको किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है। म्यांमार में भी जो है उनको वहाँ की नागरिकता जो है नहीं प्राप्त है। तो मूल रूप से जो है रोहिंग्यास की जो समस्या है वो राज्य विहीन, स्टेटलेस लोगों की है। तो ये 5 तरह से किसी भी देश में रहने वाले लोगों को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें नागरिक और विदेशी सबसे जो है ज़्यादा सुकून में होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है अपने देश में रहने के लिए, किसी अन्य देश में भी रहने के लिए पर्याप्त अधिकार होते हैं। अगर मैं बात करूं कि नागरिक को जो है डिफाइन करने की कोशिश करूं कि नागरिक कौन होते हैं, तो सिटीजनशिप डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशन एंड द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। यानी कि जो नागरिकता होती है वो किसी देश में रहने वाले लोग जो होते हैं और उस देश के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बीच में होता है। इट कन्फर्स अपॉन एन इंडिविजुअल सर्टेन राइट्स एज protection by the state, right to vote and right to hold certain public offices among others. In return for the fulfillment of certain duties, obligation owed by the individual to the state. यानी कि अगर जो है मैं इसको ज़्यादा जो है खुले शब्दों में अगर इसको जो है आपसे बयान करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे करूँगा, तो मैं इसको जो है बड़े आसान तरीके से मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि किसी देश में जो रहने वाले लोग होते हैं, तो जो राज्य है या देश है, स्टेट है ना, एक तरफ आप स्टेट को रख दीजिए और दूसरी तरफ आप नागरिक को रख दीजिए, नागरिक यानी कि सिटीजन। तो इनके बीच में मेरा ये मानना है कि एक लेन देन का रिलेशन होता है। स्टेट नागरिक को कुछ देता है और नागरिक स्टेट को देता है। स्टेट जो है नागरिक को क्या देता है, तो वह उसको सुरक्षा या प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, एक तो सुरक्षा या प्रोटेक्शन देगा, दूसरे जो है उसे एक जो है उचित वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा कि जिसमें वह अपना पूर्ण विकास कर सके। तो ये राज्य देगा। बदले में नागरिक क्या देगा, नागरिक अपनी निष्ठा देता है ना, और निष्ठा के साथ साथ वह कुछ प्रकार के टैक्सेस भी जो है वहाँ की सरकार को देता है। तो स्टेट और सिटीजन के बीच में एक लेन देन का रिलेशन होता है, जहाँ पर स्टेट जो है सिटीजन को क्या करता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है कि जिसमें वह अपने जो है फिजिकल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, ये जितने भी तरह के डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है वो अपने आप को डेवलप कर सके। बदले में नागरिक जो होता है वह उसको अपनी जो है निष्ठा देता है, वह उसको कुछ प्रकार के टैक्सेस देता है। निष्ठा को कैसे हम बोल सकते हैं
कि वो उसके प्रति जो है ओब्लाइज्ड होता है, कुछ ड्यूटीज को रखता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि नागरिक को जो है मूल रूप से दो चीजें निभानी होती हैं, एक तो उसे कुछ अधिकार मिलते हैं और दूसरा उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। तो अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो वह देश आपको एक तरफ तो कुछ अधिकार देगा, जैसे जीने का अधिकार देगा, आपको जो है शिक्षा का अधिकार दे सकता है, आपको वोटिंग करने का अधिकार दे सकता है, आपको जो है वहां पर जो पब्लिक पोस्ट्स हैं यानी सरकारी नौकरियां वगैरह और सरकारी नौकरियों के साथ जो संवैधानिक पद वगैरह हैं तो उन पर तक जाने का जो है आपको अधिकार देता है। साथ में ही उस जो नागरिक है उसका उस देश के प्रति कुछ निश्चित कर्तव्य भी अनिवार्य रूप से होते हैं। तो ये दो के दोनों ही चीजें जो होती हैं वहां पर महत्वपूर्ण होती हैं। तो राज्य और नागरिक के बीच के संबंध को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा उद्देश्य राज्य और नागरिक को डिफाइन करने का नहीं है। कभी जो है मुझे मौका मिला तो मैं राज्य और नागरिक को जो है डिफाइन करने की जरूर कोशिश करूंगा। आज मेरा जो है पूरा का पूरा फोकस इस चीज पर है कि मैं जो है इस चीज पर मैं काम कर सकूं कि किस तरह से जो है ये जो अमेंडमेंट बिल आया हुआ है वह अमेंडमेंट बिल जो है काम कर रहा है, वह वास्तव में जो है लोगों को किस तरह से दिक्कत पैदा कर सकता है। तो हम लोग इस पर बात करना चाह रहे थे। तो अगर इस मुद्दे पर जो है मैं आप लोग के साथ बात करूं तो थोड़ा सा चीज़ें नई हैं तो मुझे सीखने में जो है दिक्कत जरूर हो रही है, पर आप लोग जो है धैर्य बनाए रखिएगा। मैं कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग के बीच में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, अगर भारत में जो है हम नागरिकता के बारे में बात करें तो भारत में नागरिकता जो है वह भारतीय संविधान के भाग 2 में दी गई है। भाग 2 में जो नागरिकता दी गई है वह अनुच्छेद या आर्टिकल जो है वो 5 to 11 तक के बीच में दी गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में दी गई है। लेकिन अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में जो नागरिकता दी गई है वह नागरिकता वस्तुतः, अगर मैं ईमानदारी से आपसे बात करूं तो वह नागरिकता कहीं पर भी, या गुड इवनिंग तृप्ति, गुड इवनिंग रस बहादुर, वह नागरिकता जो है कहीं पर भी आप कैसे नागरिकता पाएंगे या आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है उसका जिक्र नहीं करता है। ज्यादातर अगर आप आर्टिकल्स को उठा करके देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 तक के बीच में तो वह पाकिस्तान से आने या पाकिस्तान को बंटवारे के समय में जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उन लोग के संदर्भ में है। महत्वपूर्ण अगर इसमें कुछ है हमारे लिए भी तो अनुच्छेद 11 को समझना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 11 जो है वह कहता है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाने की जो शक्ति होगी, नागरिकता के संबंध में कोई भी कानून बनाने की जो शक्ति होगी वह किसके पास होगी। तो उन्होंने कहा कि वह शक्ति जो है हम देते हैं संसद को। तो ईमानदारी की बात है कि यह जो शक्ति है वह संसद के हाथों में है और संसद जो है इस चीज को लेकर के जो है पूरी तरह से जो है ताकतवर है और संसद जैसे चाहे वह काम करती है। तो आगे चल करके हम लोग देखेंगे भी कि नागरिकता को लेकर के जो है संसद की जो शक्तियां होती हैं वह अनफ्रैक्चर्ड हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अनलिमिटेड हैं, या बहुत ज्यादा जो है संसद को इस मामले में शक्तिशाली बना दिया गया है। इस चीज का प्रयोग करते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बनाया गया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का मतलब आप हिंदी में कह लीजिए तो नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955। ये नागरिकता संबंधी 1955 का जो अधिनियम बना, इसी में पहली बार जो ये बताया गया था कि नागरिकता को अगर मैं ले लूं या सिटीजनशिप को ले लूं तो नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी और नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। तो इसका जो कानून बना था वो 1955 में बना था। 1955 की डेट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 तरीके से आप इसको पा सकते थे। एक तो जो है जन्म से नागरिकता आपको मिल सकती थी, दूसरा आपके वंश से मिल सकती थी, तीसरा अगर किसी विदेशी भूमि का अधिग्रहण किया गया हो, एक्विजिशन किया गया हो, विदेशी भूमि का अधिग्रहण यहाँ पर रखिएगा आप लोग। चौथा जो है वह पंजीकरण के जरिए है, तो ये 4 हो गए। और 5वां जो है
वो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है। और पांचवा जो है वह देशीकरण है। अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो जन्म को मुझे लिखना चाहिए बाय बर्थ, वंश को लिखना चाहिए बाय डिसेंट, अधिग्रहण को मुझे लिखना चाहिए एक्विजिशन, और पंजीकरण को मैं रजिस्ट्रेशन लिख लूं, और देशीकरण को जो है मैं नेचुरलाइजेशन भी लिख सकता हूं। तो ये जो है ये एक्विजिशन भी लिख सकते हैं, इंक्लूजन भी लिख सकते हैं, समावेशित करने का भाई भाव होता है। तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय एक्विजिशन और इंक्लूजन, बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन, तो ये तरीके हैं। हाँ, मैं बिल्कुल करूंगा ज्ञान, आप इंतजार करिएगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, है ना। और बिल्कुल नहीं मैं डरता हूँ, आपको तो पता है कि कभी भी मैं इस चीज़ को लेकर के नहीं डरता हूँ कि कंट्रोवर्शियल कोई टॉपिक हो जाएगा। जो लगता है कि मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत है, फिर मैं उसको जो है तबीयत से डिफाइन करता हूँ। तो नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं, जबकि नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके हैं। नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला तरीका जो है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि बर्खास्त कर दिया जाना। दूसरा तरीका हम लोग बोलते हैं कि वंचित कर दिया जाना। तो टर्मिनेशन हो गया, डिप्रीविएशन हो गया, और स्वयं कोई जो है अपनी स्वेच्छा से त्याग देता है तो टर्मिनेट कर दिया जाना, डिप्राइव कर दिया जाना, या रेनंशिएशन कर दिया जाना। तो ये 3 तरीके हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर कभी आपको ज़रूरत होगी तो मेरी क्लासेस पूरी तरह से उपलब्ध हैं, वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी जो है अगर आप जाएंगे तो फ्री वाली क्लासेस जो वहाँ होती हैं वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने चर्चा किया है। या फिर हमारी प्लानिंग ये है कि चूंकि नई टेक्नोलॉजी समझ में आ रही है तो बहुत जल्द ही जो है हम लोग जो है इसको लेकर के पूरा का पूरा जो है सिविल का जो है कोर्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे। 1-2 टीचर से और बात हुई है हमारी, तो शायद कल परसों से शुरू कर देंगे हम लोग। तो वहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको जो है पूरी डिटेल में मिल जाएंगी। और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें जो है हम लोगों को जो है सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 के जरिए मिला है। लेकिन जो है अगर हम बात करें तो धीरे धीरे क्या हो गया कि 1987 तक आते आते, या मैं अगर ये बात करूं कि जो नागरिकता संशोधन हुआ है, नागरिकता के प्रावधानों को लेकर के जो संशोधन किया गया है, वेलकम ऑन यूट्यूब। नहीं, मैं बहुत लंबे समय से, मैं करीबन 8 साल हो गए, 8-10 साल हो गए होंगे कि जब मैं यूट्यूब पर हूँ। मैं बहुत पुराना यूट्यूबर हूँ, बस रेगुलर नहीं रहता हूँ। नागरिकता के जो प्रावधान हैं, या जो आपका जो है नागरिकता अधिनियम है, प्रावधान या अधिनियम मैं बोल दूं, तो ये अधिनियम जो है ये अब तक कई बार जो है इसको संशोधित किया गया है। और जब कभी भी आप नागरिकता को संशोधित करेंगे, है ना, जब कभी भी नागरिकता या सिटीजनशिप को आप संशोधित करेंगे और संशोधित करने के बाद वह एक अधिनियम बनेगा, जब कभी भी नागरिकता संशोधन, वो 1955 वाले एक्ट को आप संशोधित करेंगे और अधिनियम उसका एक बनेगा, तो ये हमेशा इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होगा। तो जो का शब्द है या CAA है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। 1955 में ये एक्ट बनने के बाद से आज तक, सर हाउ इज NRC इंटरलिंक्ड टू का? डेफिनेटली निवेदिता, प्लीज वेट, विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग, ठीक है ना। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ये अब तक टोटल 12 बार अमेंड हो चुका है। अगर 19 वाला मैं मिला देता हूं तो कई बार ये अब तक अमेंड हुआ है, लेकिन पहली बार जो है इसको लेकर के इतना अधिक जो है हम लोगों को बवाल देखने को मिल रहा है। इस बवाल के पीछे वजह क्या है, ये इस पर जो है हम लोगों को चर्चा करनी है, तो डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये चीज समझ लीजिएगा कि इलीगल माइग्रेंट्स कौन है। इसके पहले कि मैं जो है अमेंडमेंट एक्ट पर आऊं, तो इलीगल माइग्रेंट्स कौन है या अवैध प्रवासी हम किसको कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पर जो है जोर दे रहा हूं
कि अवैध प्रवासी कौन है या हु इज एन इलीगल माइग्रेंट इन इंडिया। अगर मैं जो है इसकी चर्चा करूं कि हु इज एन इलीगल माइग्रेंट इन इंडिया, तो बड़े ही आसान शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी विदेशी जो आपके देश में बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आ जाएगा, वो या बिना सरकार की इजाजत के आपके देश में अगर कोई भी विदेशी आएगा तो वह आपके देश में अवैध प्रवासी ही हर हाल में कहलाएगा। तो ये अवैध प्रवासी हैं। और अगर बात करें तो अवैध प्रवासियों के साथ क्या होना चाहिए, तो दो एक्ट यहां पर महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा। फॉरेनर्स एक्ट 1946 यानी कि विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 यानी कि पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920। ये दो एक्ट्स जो है इलीगल माइग्रेंट्स के लिए बताता है कि या तो उनको जो है जेल में डाला जाएगा या फिर उनके मूल देश उनको वापस कर दिया जाएगा। जो अंतरराष्ट्रीय नियम है उसके तहत जो है जेल में डालने की कार्यवाही तब की जाती है कि जब वो अपने देश में जाने के लिए बिल्कुल तैयार ना हो, अदरवाइज उनको जबरदस्ती उनके जेल में, उनके देश में जो है हम भेज देते हैं। करेक्ट। तो ये जो है इलीगल माइग्रेंट्स के बारे में जो है दोनों एक्ट याद रखिएगा, क्योंकि बाकी संविधान आप लोग पढ़ते हैं लेकिन जो एक्ट्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो भी आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, चाहे वह प्रीलिम्स हो या फिर चाहे वह मेंस हो। तो उसको लेकर के जरूर आप लोग देखिएगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो इलीगल माइग्रेंट्स की जो है एक भूमिका यहाँ पर आपको ये भी दिखाई देगी कि जब बजरंगी भाईजान जो है बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के जो है किसी और देश में घुस गए थे, तो वो भी जाहिर सी बात है कि उस देश के लिए किस रूप में रहे होंगे, अवैध प्रवासी के रूप में ही रहे होंगे, है ना। तो अवैध प्रवासियों की दास्तान जो है वो बहुत पुरानी है। आखिरकार अगर मैं बात करूं तो ये जो क्या स्थितियां रही हैं, जिस स्थिति की वजह से सर एनआरसी के द्वारा जयभान सिंह हम जिन लोगों को बाहर करेंगे, क्या वो कैद के द्वारा नागरिकता ले सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है जयभान, आप वेट करिएगा, मैं जब इसके क्रिटिकल पॉइंट पर जाऊंगा तो मैं वहां पर इसका जो है जवाब दूंगा। ठीक है, इट्स गुड कि आप लोग के सवाल आ रहे हैं। अगर बात करें कि द प्रेजेंट सिनारियो दैट इज बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, यानी कि जो इस बिल के आने के पहले की स्थिति रही है, अब बिल के साथ आप एक्ट भी कर सकते हैं। क्या रहा है कि अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज एन इलीगल migrant is not eligible to apply for acquiring citizenship। ये सिटीजनशिप एक्विजिशन को लेकर के बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान रहा है जो मैं आप लोग के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। और वो प्रावधान क्या है कि अगर कोई अवैध प्रवासी हो रहा है, ये देखिए शब्द प्रयोग किया जा रहा है इलीगल माइग्रेंट्स, तो कोई भी अवैध प्रवासी होगा तो वो आपके देश में जो 5 तरीके बताए गए हैं उन 5 तरीके से वह आपके देश में नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता है। ईमानदारी की बात यह है कि वह जैसे ही जाएगा और कहेगा कि साहब मैं अवैध प्रवासी हूं और मैं नागरिकता लेने आया हूं, सरकार उसको जो है फॉरेनर्स एक्ट या फिर जो है पासपोर्ट एक्ट जो 1946 और 1920 का जो है रिस्पेक्टिवली है, उसके तहत उसको क्या करेगा, उठा करके या तो जेल में बंद कर देगा या उसके देश में वापस भेज दिया जाएगा। तो सिटीजनशिप एक्ट बहुत क्लियर है कि अगर आप अवैध रूप से इंडिया में रह रहे हैं तो फिर आप जो है सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दे आर बार्ड फ्रॉम बिकमिंग एन इंडियन सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। वो जो है अगर मैं बात करूं तो इंडियन सिटीजन बनने के लिए जो है योग्य नहीं है, देशीकरण या किसी भी तरीके से, ओनली बाई नेचुरलाइजेशन। They cannot become citizen either by the birth, descent, or registration, acquisition, or inclusion, or registration, or naturalization. The Foreigner Act and Passport Act debar such a person and provide for putting an illegal migrant into jail or deportation. तो वही बात करें जो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो उस पर और ज़्यादा जोर नहीं देंगे। मैं इसको जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ये प्रेजेंट सिनारियो रहा है हमारे देश में कि किस तरह से चीज़ों पर काम हो रही है। अब अगर बात करें तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर जो है उसी सिनारियो को आगे हम और लेकर के जाते हैं। बिल के साथ साथ यहाँ पर एक्ट शब्द का प्रयोग कर दीजिए। आप लोग को बात समझ में आ रही है ना। अ पर्सन कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक
वह रजिस्ट्रेशन के जरिए भी बन सकता है, नेचुरलाइजेशन के जरिए भी बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके जरिए कोई भी भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन अगर जो है सामान्य नियम क्या है कि अगर नेचुरलाइजेशन के जरिए यानी कि देशीकरण के जरिए आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो आपको जो है भारत में कम से कम 12 वर्ष का, अगर आप भारत सरकार की, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भारत सरकार के जो है नौकरी में होते हैं, वो विदेशी हैं लेकिन भारत सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उनके लिए एक छूट होती है कि वो साल भर भी रह करके अगर भारत सरकार को अच्छी सेवाएं दे रहे हैं तो उनको जो है ये छूट दी जाती है कि वो भारत में जो है तुरंत जो है नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं 1 साल के अंदर ही। लेकिन बाकी सामान्य जो लोग हैं और वो भारत के नागरिक नहीं हैं और भारत की नागरिकता वह देशीकरण के जरिए बनना चाहते हैं तो उनके लिए यह जरूरी होगा कि वह कम से कम जो है 12 साल भारत में रह करके जो है नागरिकता का आवेदन कर सकें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको जो है आप लोग को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब तक क्या था, देशीकरण के जरिए 12 साल, यानी कि जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं उससे 14 साल पहले में से कम 12 साल आपको भारत में होना चाहिए। और 1 साल की गिनती जो है वो 180 दिन से अधिक, यानी 365 दिन आपको नहीं रहना है। अगर 180 दिन से अधिक आप रह गए हैं तो मान लिया जाएगा कि वह 1 साल का समय काउंट कर लिया जाएगा, है ना। वरना कोई आदमी जो है घर बार छोड़ करके कैसे रहेगा आपके यहाँ। तो इस चीज से बचने की जो है कोशिश की गई है। नेक्स्ट स्लाइड वी नीड। तो ये वही बात है कि 14 साल में से 12 साल आपको रहना चाहिए। अच्छा, ये जो बिल आया है तो अब सवाल ये है कि जब पहले से नागरिकता को ग्रहण करने का जो है प्रावधान था तो फिर ऐसे प्रावधान में जब नागरिकता ग्रहण करने का प्रावधान नेचुरलाइजेशन के जरिए था तो यह बिल या बिल की जगह अब क्या हम कहेंगे, एक्ट जो है क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो बिल या एक्ट था 2019 में जो लागू हो गया है वह बदलाव लाता है। वह बदलाव कहां लाता है, वह सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव लाता है। सिटीजनशिप एक्ट कौन सा, 1955 वाला। वह पासपोर्ट एक्ट में बदलाव लाना चाहता है। पासपोर्ट एक्ट कब का है, 1920 का। तो ये देखिए 1955 का एक्ट है, यह 1920 का एक्ट है और यह 1946 का एक्ट है। तो कहता है कि वह इन तीन के तीनों एक्ट में जो है पर्याप्त परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। इफ द इलीगल माइग्रेंट्स बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम 3 नेबरिंग कंट्री, कि वो कहते हैं कि अगर जो अवैध प्रवासी हैं यानी कि जो भारत में रह रहे हैं, अगर वह धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कहां से हैं, बीपीए से, यानी इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एबीपी से, यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, तो फिर वह उनको जो है अवैध प्रवासी होने के बावजूद भी उनको देश में नागरिकता के काबिल या नागरिकता के योग्य बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, ये बात आसानी से समझने वाली है, कोई बहुत चैलेंजिंग चीजें नहीं है इसमें। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर शायद कुछ समझ में आ जाए हम लोगों के, तो या मैं छोड़ ही देता हूं इसको, है ना, बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत सारी चीजें एक साथ हैं। हाँ, ज्ञान मैं इस हर एक बात पर मैं आने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैब की जरूरत क्या है। तो अगर कैब की जरूरत, या आज की तारीख में कैब आपका जो है वो काम में बदल चुका है, तो हम लोग का को समझने की कोशिश करें कि का क्या है। ठीक है ना। तो ये कहता है कि यह जो एक्ट है इसने परिवर्तन कर दिया। कहां परिवर्तन किया, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, जिसकी वजह से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, यानी कि ये जो 6 धर्मों के लोग हैं, हिंदू 1, सिख 2, बुद्धिस्ट 3, जैन 4, पारसी 5 और क्रिश्चियन 6, ये जो इलीगल माइग्रेंट्स है, कहां से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और पाकिस्तान से,
इनको जो है भारतीय नागरिकता के लिए योग्य बना देता है। इन अदर वर्ड्स द बिल इंटेंड्स टू मेक इट इजियर फॉर नॉन मुस्लिम इमाइग्रेंट्स फ्रॉम इंडियाज 3 मुस्लिम मेजॉरिटी नेबर्स टू बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कि बहुत क्लियर कट में कह रहा है कि यह जो विधेयक है या आज की तारीख में एक्ट है, यह जो अब इसके 3 जो है पड़ोसी देश हैं जिनका नाम हम लोगों ने अभी लिया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उनके जो है अल्पसंख्यकों को, यानी और कौन से अल्पसंख्यक, जो नॉन मुस्लिम है, यही शब्द जो है मुसलमानों को या बहुत सारे लोगों को इस देश में भड़का रहा है कि आप एक एक्ट लाते हैं जिस एक्ट का जो है काम ही है जो नॉन मुस्लिम या क्लास जो है लेजिस्लेशन, आप इसके लिए एक शब्द दे सकते हैं क्लास लेजिस्लेशन। तो क्लास लेजिस्लेशन का मतलब क्या हो गया? क्लास लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कि वर्गीय विधान, एक वर्ग विशेष को जो है या तो किसी कानून के अंदर रखना है कर देना। तो ये बड़ा जो है प्रॉब्लमेटिक रहा है। तो इसको लेकर के जो है सारी समस्याएं जो है अभी वर्तमान में जन्म ले रही हैं। अगर हम फीचर्स ऑफ कैब के बारे में और बात करें कि इसकी और क्या चीजें जो है खास हैं, तो इसमें और खास बातों में अगर बात करें, कैब नहीं अब का हो गया है, चूंकि कुछ दिन पहले बनाया हुआ था। तो एक्चुअली मैं अनअकैडमी पर जो मैं क्लास लेता हूं ये उसके लिए बनाया हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करके आप लोग को दूं। तो ये कहता है कि द लेजिस्लेशन अप्लाइज टू दोज हु वर फोर्स्ड आर कंपेल्ड। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जा रही है। सर जो लोग 2014 के बाद इंडिया में आए हैं, क्या उनको इसमें शामिल किया जाएगा? नहीं, हाल फिलहाल इस एक्ट के जरिए तो नहीं करेंगे। ठीक है राज बहादुर। तो ये कहते हैं कि द लेजिस्लेशन अप्लाइज, तो अब ऑब्जेक्टिव के रूप में बता रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कि दोज हु वर फोर्स्ड और कंपेल्ड टू सीक शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इट एम्स टू प्रोटेक्ट सच पीपल फ्रॉम प्रोसीडिंग्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन। यानी कि जो लोग अपने देशों में जो है अत्याचार सह रहे थे और उनको मजबूरन भारत में शरण लेना पड़ा, उन धार्मिक आधार पर जिन लोगों ने अत्याचार सहा और उनको भारत में शरण लेना पड़ा, ऐसे लोगों को वो इलीगल अवैध प्रवासी के नाम पर जो है उन लोगों को जो लीगल समस्याएं झेलनी पड़ रही थी उससे बचाने के लिए किया गया है। साथ में इसमें जो टाइम पीरियड था नेचुरलाइजेशन के जरिए, चूंकि 12 वर्ष का समय लेता था, 12 वर्ष का समय लेता था, उसको घटा करके अब 5 वर्ष का जो है कर दिया गया है। तो महत्वपूर्ण है कि 12 वर्ष का जो है समय घट करके जो है वह 5 वर्ष का कर दिया गया है। तो ये फीचर्स आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, और खास तौर से ऐसे पॉइंट्स जो कि प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन बन करके उभर सकते हैं। तीसरा जो है बिंदु इसमें इन्होंने क्या उठाया है, तीसरा बिंदु अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने कहा कि जो कट ऑफ डेट होगी, यानी कि जो लोग 31 दिसंबर सन 2014 के पहले आ गए हैं केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले वाले लोग नहीं कर पाएंगे। तो द बिल सेज दैट ऑन एक्वायरिंग सिटीजनशिप सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री इनटू इंडिया। यानी कि ऐसे लोग अगर इनको नागरिकता दी जा रही है तो उस तारीख से होगी जिस तारीख को उन्होंने इंडिया में एंट्री की है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके पहले के केसेस के रूप में उनको बाहर किया जा सकता है या और तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ जाएगी। तो जो जिस तारीख को इंडिया में आया वो उसी तारीख से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑल लीगल proceedings against them in respect of their illegal migration or citizenship will be closed। और उनके खिलाफ अवैध प्रवासी होने के नाते जितने भी केसेस चल रहे थे वो सब के सब बंद हो जाएंगे। वैसे भी जब आपने नागरिक मान लिया डे 1 से, तो उनके खिलाफ चलने वाले मुकदमे वैसे भी बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि नागरिक के खिलाफ अवैध प्रवासी का मुकदमा चल नहीं सकता है। तो टेक्निकली जो है उस चीज को जो है अवॉइड करने की कोशिश की गई है। और क्या जो है इसके महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, अगर हम देखें तो हम बात करते हैं कि इट ऑल्सो सेज पीपल होल्डिंग ओवरसीज सिटीजन। अच्छा, इसका जो है जो का के बारे में जो सारी बातें हो रही हैं, उस बात में जो है एक बड़ी महत्वपूर्ण सी कहानी थी कि यह जो है सिर्फ जो है उन 6 जो है विदेशियों के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं।
Sir, how will we or the government find out they were forced in these three countries to migrate Bangladesh, Pakistan, and Afghanistan? It is easy to find out if someone is coming from their homeland. They must carry some kind of the documents of the proof or anything that they can show that we are the Pakistani nationals or the Bangladeshi nationals. And if we are trying to find out that what is your actual question, that we are the government find out they were forced, it has been presumed that if someone is coming from the Pakistan, Bangladesh, or Afghanistan, Nivedita, then it will be presumed that they have been forced to take shelter in India, because we know that they are facing a lot of persecution on the religious ground in their country. As for example, if you will see in the Pakistan, in the case of the Pakistan, people sorry, not people, but the demography, in the demography, Hindus were around 14% at the time of the independence or the creation of the Pakistan, but at present they are mere 2%. So there is a question that where are the rest 12%? Even the in international amnesties reports, international reports, it has been mentioned everywhere that the minorities are facing a lot of persecution in the Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan. If you go through the novels like Lazza, Qad, Vikhandita by Taslima Nasreen, there also she had reported a lot of persecution. The Hindus, Christians, Sikh, they are facing in those countries. Right, Nivedita? Your question has been answered. So, the second, the most interesting fact of car for me, that is, it is not only sorry, मुझे हिंदी में बोलना है, वो होता है ना कि एक में घुस गया तो दूसरे में जो है चेंज करना मुश्किल हो जाता है। तो जो दूसरा इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ओसीआईस को भी लेकर के, कहीं पर भी अगर आप लोग देखेंगे तो ओसीआईस को लेकर के जिक्र नहीं कर रहे हैं। ओसीआईस के लिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में ओसीआई कार्ड होल्डर है, जैसे कि आप अक्षय कुमार और आलिया भट्ट को ले लीजिए, अगर अक्षय कुमार और आलिया भट्ट जो है वो भारत में जो है रह रहे हैं तो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कार्ड होल्डर्स जो हैं उनका जो है वो परमिट, वो कार्ड जो है वह जो है समाप्त किया जा सकता है। कैसे समाप्त किया जा सकता है? कैन लूज देयर स्टेटस इफ दे वायलेट लोकल लॉज फॉर मेजर एंड माइनर ऑफेंसेस एंड वायलेशंस। तो कह रहे हैं कि अगर छोटी बड़ी उन्होंने कोई भी समस्या क्रिएट की, कुछ भी अगर उन्होंने किया, यानी कि आप सोचिए कि अक्षय कुमार गाड़ी चला करके जा रहे हो और रेड लाइट क्रॉस कर गया, तो इवन फॉर क्रॉसिंग द रेड लाइट गवर्नमेंट ये क्लियर नहीं किया कि कौन से वायलेशंस के लिए, उन्होंने सिर्फ कहा मेजर एंड माइनर, तो वो कुछ भी हो सकता है। अब आप जानते हैं कि इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के जो लॉज हैं वो साहब जो है बहुत ज्यादा हैं और कई लॉज तो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ऐसे केस में यह किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वह सारे लॉज को जो है रूल बाय रूल बुक इस लैंग्वेज में फॉलो कर सके। ठीक है, तो Alchemist will answer this. Nivedita, but if anybody's parents came here and settled and there are no more document left, how they will prove citizenship? Even when government will issue the notification, in that notification it can be answered only. So we must wait till the notification is coming, that how it is going to be implemented. So we have the act only that has been passed by the parliament, but the act in itself will not be implemented, but government or the executive will issue a notification, that is the GO, government order, and according to that government order what they are going to say, that on what ground they will accept someone's identity. So still we are in the darkness regarding this. Alchemist अगेन थोड़ा सा जो है आपका क्वेश्चन जो है हमको उसके लिए वेट करना होगा। एंड इमाइग्रेशन स्टेटस, तो वो कहते हैं कि उनका तो जो है आप बड़ी आसानी से खर्च कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो कहते हैं कि अरे यार ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी कुछ,
तो जो ओसीआईज हैं वो पूरी तरह से जो है फिर डिपेंड करने लगेंगे कि गवर्नमेंट उनको रखना चाहती है या निकालना चाहती है। उनको कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या होगा, है ना। वो अंडे को बिल्कुल नहीं पता कि वो जो है आगे चल कर के चिकन तंदूरी बनेगा कि आमलेट बनेगा कि जो है सीधा जो है फ्राई होगा। तो उसे बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ओसीआईज वाला हिस्सा जो है इस पूरे विवाद में खत्म हो गया। अगर बात कहें तो ओसीआईज के लिए भी ये बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है कि जो ट्राइबल एरियाज हैं जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में दिया गया है कि ट्राइबल एरियाज हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे कि आसाम में है, मेघालय में है, मिजोरम में है, त्रिपुरा में है, वहां पर ये CAA 19 लागू नहीं होगा। वहां ये CAA 19 लागू नहीं होगा। दिस ट्राइबल एरियाज, और ये कौन से हैं, जैसे कि कार्बी एंगलोंग। कार्बी एंगलोंग कहाँ है, आसाम में। गारो हिल्स मेघालय में, चकमा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट ये जो है यहां पर जो है ये लागू नहीं होंगे। अच्छा हुआ 370 हट गया, वरना जम्मू कश्मीर को भी लेकर के बड़ी दिक्कत होती, है ना। वो और उल्टा बहुत सारे फैक्ट्स याद करने पड़ जाते कि अब इसका क्या होगा 370 के रहने पर। तो वो जो है एक इंटरेस्टिंग सी स्थिति बन जाती। आगे अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि और अपवाद में क्या है, तो एक चीज और याद रखिएगा कि एक इनर लाइन परमिट होता है। ये इनर लाइन परमिट क्या होता है कि भारत और म्यांमार की सीमा पर दोनों तरफ 16 किलोमीटर की रेंज ऐसी होती है कि जहां पर सिर्फ उनके लोकल से ही जो है वो भ्रमण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, है ना। इसको जो है शॉर्ट में ILP भी बोलते हैं। तो ILP भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ILP जो होती है, यहां पर भी क्या केस बना हुआ है कि ये जो ILP है भारत म्यांमार बॉर्डर पर, इसमें क्या होता है कि लोकल से जा सकते हैं। जैसे कि मैं यूपी का रहने वाला हूं और मैं जो है अरुणाचल प्रदेश में जाना चाह रहा हूं। ये ILP जो बॉर्डर लगता है भारत म्यांमार का, वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में जो है लगता है। ये चर्चा जरूर चल रही है कि मणिपुर को भी जो इस ILP में शामिल किया जाए। तो अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में जाना चाहता हूं और उस 16 किलोमीटर की रेंज में जो कि ILP के नाम से फेमस है, तो फिर मैं वहां पर नहीं जा सकता। और ये कब की जो है कानून है, ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अनुसार अनुमन्य है, ठीक है। तो ये ILP के बारे में भी याद रखिएगा। ILP जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अधीन आता है। मैं क्लियर हूं आप लोगों को। अब आइए देखते हैं कि इसके क्रिटिसिज्म क्या है। आप लोग के बहुत सारे सवालों के जवाब अब यहीं से मिलने शुरू होंगे अगर मैं क्रिटिसिज्म वाले जो है पॉइंट पर आ जाऊं तो, ठीक है। आलोचनाएं क्या की जा रही हैं, तो पहले हम लोग जो है नकारात्मक जो आलोचनाएं हैं उन पर हम लोग फोकस करेंगे कि वह क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं। इस आलोचनाओं में एक चीज और है कि आशीष सर की क्लास हो और कुछ बात न हो, तो वो भी बड़ा वो है। आलोचनाओं के साथ जो है मैं एक जो है शेर आप लोग के सामने रखना चाह रहा हूं। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी ही है। याद रखिएगा कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी ही है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी ही है। जो आज साहिबे मसनद हैं, यानी कि गद्दी पे बैठे हुए हैं, सिंहासन पे बैठे हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी ही है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो एक बड़ा मशहूर शेर रहा है, ये राहत इंदौरी साहब का शेर रहा है। मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करूं। और जो वर्तमान हालात हैं उसमें बहुतों के दिल की जो है यही जो है धारणाएं होंगी। तो हम लोग देखें
किस तरह से जो है इसके आने के बाद से पूरा का पूरा मुल्क जल रहा है, वो भी अपने आप में काफी है कि सियासत बांधती है पाँव में जब मजहबी घुंघरू, सियासत बांधती है पाँव में जब मजहबी घुंघरू, मेरे जैसे तो फिर घर से निकलना छोड़ देते हैं। तो ये आप लोग लाइंस जो हैं इसको इस्तेमाल मत करिएगा, थोड़ा सा जो है चीज़ों को जो है बनाए रखने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। आइए पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं। या रंजन, रंजन इज हियर, ओके गुड रंजन, नाइस टू सी यू। इट स्पेसिफिकली टारगेट मुस्लिम्स, इसको जो क्रिटिसाइज किया जाता है वो क्रिटिसाइज इस तरह से किया जाता है कि ये जो सीए बना हुआ है ये मूल रूप से जो है मुसलमानों को टारगेट किया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़ा गया है। इसका जो आधार, कानून का आधार है वह रिलीजियस है। अगर ऐसा केवल होता कि जो है आप जो है जो लोग अत्याचार सह रहे हैं, और वो भी क्लास की फीलिंग आ रही है, ओके दैट्स नाइस। हाँ मेरा जो है कुछ तबीयत वैसा है ना। तो दस द रिलीजियस बेसिस ऑफ सिटीजनशिप नॉट ओनली वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म बट ऑल्सो ऑफ लिबरलिज्म, इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये कह रहा है कि ये धार्मिक आधार पर बनाया गया है, तो यह न केवल जो है पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है, बल्कि यह जो है लिबरलिज्म यानी कि जो उदारता है हमारे संविधान की, हमारे संविधान में जो समानता का भाव है, हमारे संविधान में जो न्याय की भावना है, ये इसके विरुद्ध है। कहते हैं कि अगर आप जो है अत्याचार सहने वाले लोगों को ही अपने देश में जगह देना चाहते थे, तो फिर जो है पाकिस्तान में बड़ी संख्या पर जो है शिया भी अत्याचार के शिकार हो रहे हैं, आप उनको भी जो है बचाने की कोशिश करते। बलोचीज जो हैं यानी कि बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं, वो भी तो आप देख रहे हैं कि कितना अत्याचार सह रहे हैं। अहमदिया जो मुस्लिम्स हैं वो भी पाकिस्तान में जो है कितना अत्याचार सह रहे हैं। अफगानिस्तान में जो हजारा कम्युनिटी है वो भी अत्याचार सह रही है, तो आप उनको भी शामिल कर लेते हैं ना, वो भी तो अत्याचार सह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फिर जो है कहीं न कहीं जानबूझ करके जो है मुस्लिम्स को जो है इसमें टारगेट किया गया है। ऐसी फीलिंग किसको आ रही है? ये फीलिंग आ रही है सीधे तौर पर जो है आपके जो है एक सेक्शन है उसको, वो कह रहा है कि आप मुस्लिम्स को जो है जानबूझ करके टारगेट कर रहे हैं। अ की आर्गुमेंट दैट कैब और द कॉ is that it will not extend to those persecuted in Myanmar and Sri Lanka from where Rohingya Muslims and Tamils are staying in the country as refugees। उन्होंने कहा कि अगर अत्याचार के नाम पर ही ले रहे हैं तो म्यांमार में जो रोहिंग्यास हैं वो भी तो अत्याचार सह रहे हैं, म्यांमार में जो रोहिंग्या हैं वो भी तो जो है अल्पसंख्यक हैं, आप उनको भी शामिल करते हैं। जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल हैं वो भी जो है इसका जो है शिकार हो रहे हैं, तो वो भी जो है आप श्रीलंका में सिंघली लोग जो हैं वो तमिलों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो आप उनको भी शामिल किए होते। नीदर इज रिलीजियस परसिक्यूशन द मोनोपोली ऑफ 3 कंट्रीज नॉर इन सच परसिक्यूशन कन्फाइंड टू नॉन मुस्लिम्स ओनली। तो ये कह रहे हैं कि केवल मुसलमानों को आपने जो है इससे अलग करके जो है कहीं न कहीं एक गलत संदेश भेजने की कोशिश की है। आप कहीं न कहीं उनका कहना कि आप इस देश की जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या का स्वरूप है, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं मुसलमानों के अंदर एक खौफ पैदा कर रहे हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप जो है आइए और इस देश में रहिए, लेकिन शर्त यह है कि आप मुसलमान नहीं होने चाहिए। तो बड़ी संख्या में जब आप मुसलमानों को एनआरसी, एक्चुअली में इसमें दोनों चीज, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो सर, बट हु इज राइट, हु इज नॉट इन द लेफ्ट इज राइट। तो ये कह रहे हैं कि वाई नॉर्थ ईस्ट इज ऑब्जेक्टिंग टू कैप। नॉर्थ ईस्ट को क्या दिक्कत है? अब देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट इसमें अपनी दिक्कतों को शो करने की कोशिश कर रहा है तो बिल्कुल सी बात क्लियर हो जानी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो हिंदू ही हैं, और वहां के हिंदू, वहां के ईसाई, वहां के बौद्ध सब के सब कहीं ना कहीं जो है इस समस्या का विरोध कर रहे हैं। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिटीजनशिप फॉर मैसिव नंबर ऑफ इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैज ट्रिगर्ड डीप एंजाइटीज इंक्लूडिंग फियर्स ऑफ डेमोग्राफिक चेंज। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हिंदूज भी आए हैं बांग्लादेश से, वो नॉर्थ ईस्ट वाले कह रहे हैं कि वो हमारे संसाधनों पर, हमारे कल्चर पर, हमारे जो जॉब्स हैं, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, वो उसको जो है कैप्चर कर लेंगे या हमें उनके साथ शेयर करना पड़ेगा और हम नहीं करना चाहते हैं।
तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो इसको मुस्लिम विरोधी होने के कारण नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हमें हिंदू भी नहीं चाहिए, हमें ईसाई भी नहीं चाहिए, हमें बौद्ध भी नहीं चाहिए, हम क्यों किसी को अपने कल्चर में घुस करके कल्चर का कचरा करने दें। तो ये नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है आज की तारीख में क्या कि मीडिया ने इसको पेंट कर रखा है कि ये जो पूरी की पूरी समस्या है ये मुसलमानों ने जो है खड़ी कर दी है, मुसलमान इस चीज से चिढ़े हुए हैं। नहीं, ये बात सिर्फ मुसलमान की नहीं है, जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है नॉर्थ ईस्ट में सबका जो है इस पर जो है यही परसेप्शन है। ठीक है ना। तो ये चीज जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से अपनी बात को और स्पष्ट कर सकूं तो डेफिनेटली जो है मैं आप लोग को एक तस्वीर दिखाऊं। ये तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर के माध्यम से अंदाजा लगाने की कोशिश करिए कि क्या इसमें जो लोग शामिल हैं वो सब के सब जो है वो मुसलमान हैं। क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर इंडियन मीडिया होगी तो डेफिनेटली दे कैन फाइंड कि यस दे आर द मुस्लिम्स, बट इसमें हिंदू और मुसलमान होने की बात नहीं है। यह बात जो है वह किस चीज को लेकर के है कि आप जो है अमित निषाद भैया कब आना है इलाहाबाद? जब इलाहाबाद बुला ले, न मैं आता हूं न मैं लाया जाता हूं, मैं तभी आता हूं जब मां गंगा मुझे बुलाती हैं। ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जो है अपने रिसोर्सेज को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने डेमोग्राफी को बचाने की कोशिश करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाले कहते हैं कि ये एक साथ जो है वह जो आसाम समझौता हुआ था, अगर आसाम समझौते के बारे में याद करेंगे तो 1985 में आसाम समझौता हुआ था। आसाम समझौता जो है वह राजीव गांधी की सरकार के समय में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि 24 मार्च 1971 के बाद जो कोई भी बांग्लादेश या पूर्वी पाकिस्तान से जो है इंडिया में आता है, हम उसको जो है Nivedita, I am not concerned really about those who are living in Harvard or in Oxford, and even I cannot support those who are agitating with violence, right? तो 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको भी जो है असम ये कह रहा है कि समझौता ये हुआ था, आसाम समझौता, कि 24 मार्च 1971 के बाद जो लोग भी आएंगे उनको पकड़ करके उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन अब तो आप कह रहे हैं कि 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले जितने लोग आए हुए थे उन सबको हम नागरिकता दे देंगे। तो नागरिकता दे देंगे तो आप निकालेंगे कैसे? तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आसाम समझौता हुआ था ये उसकी मूल भावना के विरुद्ध जा रहा है। तो ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट जो है कड़ी है। तो आप लोग आसाम समझौता के खिलाफ कैसे जा रहा है उस चीज को जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोग अगर ऐड करेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी 8:30 बजे से जो है अनअकैडमी पर फिर से क्लास लग जाएगी, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। और सुबह जो है करीबन 2.25 घंटे मैं इस पर बोला हूँ। अनअकैडमी पर 4 घंटे मुझको लगे थे इस क्लास को लेने में। तो ये आसाम समझौते में लोग इसका जो है अमित जी ओके, मतलब ज्ञान और वो आप लोग आपस में बात कर रहे हो। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि अगर लोगों को हमने दे दिया, अब आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग भी आ जाते हैं इन 3 देशों से, तो 1 करोड़ लोग अगर आ गए तो भारत सरकार जो है उनका डॉक्यूमेंट बनाएगी, उनका डॉक्यूमेंटेशन बनाना जो भारत सरकार का काम हो जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि एनआरसी में जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है सरकार उनको पकड़ के वापस भेज देगी। यानी कि जो लोग इस देश के हैं और डॉक्यूमेंट नहीं है उनको सरकार पकड़ के वापस भेज देगी, और जो लोग इस देश के नहीं है सरकार उनका डॉक्यूमेंट बनाएगी। तो काफी जो है कॉन्ट्राडिक्टरी जो है गवर्नमेंट का एक्शन है। साथ में गवर्नमेंट आज यहाँ के लोगों को जो है आर्थिक हालात जो है बहुत बुरे हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे पा रही है, सही शिक्षा नहीं दे पा रही है, स्वास्थ्य के इंतजाम नहीं है, और सरकार ये कह रही है कि जो 2 करोड़ लोग आएंगे तो भैया उनको नौकरी भी तो देना होगा, उनको संसाधन भी तो देना होगा,
उनको आप बसाएंगे कहाँ? दिल्ली बसाएंगे, बंबई बसाएंगे, कलकत्ता बसाएंगे, कहाँ बसाएंगे? गुवाहाटी बसाएंगे, कहाँ बसाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्टार्ट स्टेइंग लीगली इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट। तो कह रहे हैं कि इससे जो आर्थिक संसाधन उस पर बोझ पड़ेगा। मित्रों, चुनाव के समय में यह वादा किया गया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दी जाएगी, और 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दौर में हम 2 करोड़ लोगों को और बुला करके कहें कि चलिए आपको भी हम नौकरी देंगे। तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो समस्याएं हैं, हम लोग जो झेल रहे हैं, या आप जैसे नौजवान जो झेल रहे हैं, तो ये उसका एक बड़ा मजाक बनाने की कोशिश की गई है कि तुमको तो देंगे नहीं, बाहर से और बुला लेंगे, यानी कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ये कुछ ऐसी स्थिति बन गई है। तो सरकार को जो है इस पर सोचना चाहिए था कि पहले घर के अंदर के हालात सही कर लेते और तब इस तरह के जो है काम करते तो ज्यादा सही रहता। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इशू है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि इसके इर्द गिर्द जो है चल रहे हैं। और इश्यूज में क्या आप लोग को दिखाई दे सकता है, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर अदर इश्यूज में हम लोग बात करें तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को ही देना चाह रहे थे, तो फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों में जो यहूदी हैं, इन देशों में रहने वाले जो एथिस्ट्स हैं, यानी कि नास्तिक हैं, यहूदियों और नास्तिकों को आपने क्यों छोड़ दिया? ये भी तो जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आखिरकार यही 3 देश आपने क्यों उठाए? इसके पीछे कोई खास वजह तो जो है दिखाई नहीं दे रही है। तो ये 3 देश ही आपने क्यों उठाए? इसके अतिरिक्त भी तो कुछ देश उठाए जा सकते थे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि जो है। तो याद रखिएगा, यहूदियों को आप लाइएगा, नास्तिक को लाइएगा, और साथ में यही 3 देश क्यों? इस 3 देशों को चुनने के पीछे आपके पास क्या वजह है? अगर आप ये कहिए कि इन 3 देशों को चुनने के पीछे जो हमारी वजह यह है कि ये 3 देश पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, तो हम ये बड़े ईमानदारी से कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत, मतलब कि जो एक भारत का हम एकजुट भारत को जो हम देख सकते हैं ब्रिटिश भारत के समय से, तो उसमें अफगानिस्तान कभी भी इसका हिस्सा नहीं रहा। अफगानिस्तान लगभग अलग ही रहा है। फिर साथ में ही अगर अफगानिस्तान के बॉर्डर को देखें तो अफगानिस्तान की बॉर्डर भारत के साथ लगती तो जरूर है, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ लगती है। हाँ मैम, मुझे याद है कि 8:30 से मेरी क्लास है, लेकिन अब टॉपिक उठ गया तो थोड़ा खत्म करके मैं जो है बस विद इन 20 मिनट्स मैं इसको जो है खत्म करूंगा। तो डज नॉट शेयर, तो अफगानिस्तान की जो अगर प्रैक्टिकल बॉर्डर के बारे में बात करें, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, वेरी मच, इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द इंडिया। जैसे कि भारत का कोई और हिस्सा भारत का हिस्सा है, वैसे वो भी है। और हम अपने खून के आखिरी कतरे तक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में मिलाने की कोशिशें लगातार करते रहेंगे। ज्ञान प्रकाश, आर्टिकल 15 इसमें लागू होगा ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 15 किसके लिए है? केवल जो है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है, और जिनके लिए कानून बन रहा है दे आर द फॉरेनर्स। आर्टिकल 15 फॉरेनर्स पर लागू ही नहीं होता है। और सकारात्मक भेदभाव को साबित करना होगा। आप केवल अकेले सकारात्मक भेदभाव बोलेंगे तो उससे तो नहीं मान ली जाएगी ना बात। तो अफगानिस्तान का जो है प्रैक्टिकल बॉर्डर नहीं लगता है। और मैं ये बोल रहा था कि हम कोशिशें करेंगे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए, और किसी महात्मा ने कहा है कुछ ऐसा है कि अगर आप ईमानदारी से कोई कोशिश करते हैं तो फिर सारी कायनात जो है आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो हो सकता है कि एक दिन जो है वो भी आ जाए। लेकिन आज की तारीख में जो प्रैक्टिकल बॉर्डर इंडिया का है वो जो है अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता है। तो अफगानिस्तान को आपने इसमें क्यों जोड़ा है? तो ये सवाल है जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरा सवाल कतई कुछ नहीं है, मैं बहुत न्यूट्रल आदमी हूं। जब मेरे को पॉलिटिकल मंच मिलेगा तो मैं जवाब दूंगा इसका, ठीक है ना। साथ में इन्होंने कहा कि आपने जो है इस पूरी कहानी में नेपाल, भूटान और म्यांमार को क्यों छोड़ दिया? नेपाल में जो मधेसी हैं वो भी समस्या झेल रहे हैं, उनको जो वहां पर राइट टू वोट नहीं है। भूटान में जो बुद्धिस्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, और उनके अलावा किसी और रिलीजन को जो है सेलिब्रेट करने का
इजाजत नहीं है। म्यांमार में जो रोहिंग्याज हैं वो झेल रहे हैं, तो आप रिलीजियस माइनॉरिटीज कर रहे हैं तो 3 देश ही क्यों, बाकी जगहों पर भी तो आपको जाना चाहिए था। तो ये एक जो है चैलेंज इनके लिए जो है नो डाउट बना रहेगा। यस, थोड़ा सा स्लाइड वगैरह जो है खोजने में दिक्कत हो रही है, पहली बार इस तरह से क्लास ले रहा हूँ। तो इस उम्र में आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी भी मेहनत काफ़ी होती है कि नहीं। अब देखते हैं कि जो लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका क्या कहना है। क्रिटिसिज्म तो मेन पॉइंट यही है कि इसको जो है हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं इसके सपोर्ट में, वह सपोर्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी देख लिया जाए जल्दी जल्दी, है ना। तो आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉरवर्ड बाय सपोर्टर्स, तो सपोर्टर्स इसके क्या कर रहे हैं, हम उनकी भी बात को समझने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं, उनका क्या क्या पॉइंट्स है, वैलिड पॉइंट्स हैं या नहीं है, वो समझने की कोशिश करें। यस, तो जो पहला पॉइंट ये लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं जो सपोर्टर्स हैं, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्ट बना है ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि अहमदियाज और रोहिंग्याज को जो है बाहर किया गया है, तो अहमदियाज और रोहिंग्याज जो है ऐसा नहीं है कि वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। वह अभी भी जो है नेचुरलाइजेशन का, जहां पर कि 12 साल वाला जो है प्रावधान है उसके जरिए ले सकते हैं। लेकिन जयभान प्लीज वेट, मैं पूरा इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो 12 साल का जो समय है उसके जरिए ले सकते हैं। लेकिन अगर ये हम कहें कि हिंदू के लिए जो है हम 5 साल में करेंगे, मुसलमान के लिए जो है 12 साल करेंगे, तो कहीं न कहीं सपोर्टर्स भी ये मानते हैं कि मुसलमानों के प्रति ये भेदभावपूर्ण है। इन एनी केस, सिंस इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफोलमेंट इवन विदाउट एसिडिंग टू द रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951, दे वुड नॉट पुश्ड बैक। और कह रहे हैं कि ये एश्योर करना चाहते हैं कि जो रोहिंग्याज वगैरह हैं हम उनको जबरदस्ती बाहर नहीं भेजेंगे। लेकिन एनआरसी के जरिए आप तो यही तो कह रहे हैं कि हम भेज देंगे। तो वास्तव में जो है सपोर्टर्स जो है इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि ये कैसे जो है एंटी मुस्लिम नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि अगर हम बलोचीज को लेने की कोशिश करें, जो बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं, अगर हम उनको शामिल करेंगे, बलोची जो है शरणार्थियों को हम शामिल करने की, सर काम है मुस्लिम को हटाने के मेन उद्देश्य क्या है? डीडी की गुड इवनिंग डीडी, राजनीतिक कारण है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि चूंकि बलोची जो समस्या है वो वहां पर बलूचिस्तान के जो लोग हैं, वो बलूची लोग जो है पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, इसलिए अगर उनको हम जो है नागरिकता देने की कोशिश करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो वो स्वतंत्रता का मूवमेंट है वो कमजोर पड़ेगा, और साथ में ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर भी जो है दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से अदनान सामी को जो है मुसलमान होने के बावजूद भी पाकिस्तान से थे, उनको हमने सिटीजनशिप दी, बाकी लोग भी सिटीजनशिप के लिए जा सकते हैं। यू डोंट नीड टू प्रूव दैट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नो वन विल आस्क यू, एंड इफ देयर विल अ क्वेश्चन विल अराइज देन आई विल हेल्प यू। डोंट वरी रंजन, सिर्फ इतना बोलना आशीष सर के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। आपके रेशन कार्ड्स होंगे, आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र होगा, बहुत सारी चीज ऐसे हैं जिसके जरिए ये प्रमाणित किया जा सकता है। लेकिन रंजन ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें जाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं जो है ये फंस जाएगा। इसी तरह से कहते हैं कि शिया मुस्लिम्स के बारे में भी कि इफ अ शिया मुस्लिम इज फेसिंग परसिक्यूशन एंड इज इन इंडिया सीकिंग शेल्टर, हिज केस टू कंटिन्यू टू रिसाइड इन इंडिया एज अ रिफ्यूजी शैल बी कंसिडर ऑन इट्स मेरिट एंड सर्कमस्टेंसेस। तो कह रहे हैं कि शिया मुसलमानों को भी जो है हम उसी आधार पर जो है
अगर सिया मुसलमान जो है वो भी चाहें तो वो भी जो है नेचुरलाइजेशन के जरिए जो है अपना जो है नागरिकता का दावा पेश करें। अगर पाकिस्तान वगैरह में कहीं पर उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, हम उनको भी कंसीडर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो है बात बोल रहे हैं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं बिल को। ठीक है ना? ओके, दैट्स गुड। रंजन, ठीक है, रंजन थोड़ा सा जो है लाइट पे में मैंने उसको बोला है। ठीक है। बलोची रिफ्यूजीज बात हो ही चुकी है इनके ऊपर, तो और अधिक इनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता भी और नहीं है। अब यहां पर एक चीज और है, मैं चूंकि इस क्लास को आज यहीं पर क्लोज कर रहा हूं, कल 11 बजे मैं एक सेशन और लूंगा। कल 11 बजे या किसी टाइम जो है एक सेशन और लूंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जो हरीश साल्वे वगैरह हैं वो लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, नेहरू लियाकत पैक्ट का क्या है और किस तरह से हमें कंक्लूड करना होगा। क्योंकि मेरी अगली क्लास का टाइम हो रहा है 8:30 बजे का है, तो अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूं, इसको हम लोग कल भी जारी रखेंगे। ठीक है गाइस? तो अगर आपके कुछ सवाल अनुत्तरित रह गए हैं, वो उसका आंसर मैं नहीं दे पाया हूं, तो डोंट वरी, कल तक जो है आपको उन सारे सवालों का जवाब मैं जरूर से जरूर दूंगा। ठीक है, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल मैं समय रख करके जो है आप लोगों से बात करूंगा। हाँ, यूट्यूब पर ही, यूट्यूब पर ही, यूट्यूब पर आप लोग अब बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आप लोग साथ बने रहे। काइंडली आप लोग इस क्लास को जो है शेयर भी करिए अधिक से अधिक, ताकि जो है ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके। थैंक यू एंड गुड नाइट।